एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं क्लास 7 हिस्ट्री किंग्स एंड किंगडम। अब हम 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के जितने भी किंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हम 7वीं और 8वीं शताब्दी के बारे में जो जो नए नए राजा हुए, सामंतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जरा इस मैप को आप ध्यान से देखिए। आप देखेंगे इस मैप में 3 पार्ट्स हो रखे हैं। ये एक जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ है चहमान, जो बाद में क्या बन गए, चौहान। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये है पहाड़पुर। ठीक है, जहां पे है पाल राजा, पाल वंश। ये एक अलग से डेक्कन में पार्ट है जो किसका है, राष्ट्रकूट राजाओं का। किसका है बच्चा, राष्ट्रकूट राजाओं का। और यहाँ पे रह रहे हैं चोलास, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चोलों का राज्य है। तो बेसिकली आज इस चैप्टर में हम चौहान, जिनको चहामान बोल रहे हैं, पाल, राष्ट्रकूट और चोलों के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर इन्हीं राजाओं को डेडिकेट है। इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, चलिए स्टार्ट करते हैं। Many new dynasties emerged after the 7th century। जैसे ही 7वीं शताब्दी आती है, बहुत सारे नए नए डायनेस्टी, नए नए वंश उठने लग जाते हैं। मैप 1 शो द मेजर रूलिंग डायनेस्टी। अब आपने मैप में देखा, चोल राजा, राष्ट्रकूट राजा, चहामान राजा, चोल वंश और पाल वंश, ये आते हैं रूलिंग डायनेस्टी में। सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी, 7वीं से लेकर 12वीं सेंचुरी तक बहुत सारे राजा अलग अलग जगह पे राज्य करने लगते हैं। By the 7th century, there were big landlord और warrior chief in different region of the subcontinent। हमने 6th क्लास में सामंतों के बारे में पढ़ा था, और फिर लास्ट में ये भी पढ़ा, जो सामंत है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल और वेल्थ वाले बन गए। क्यों, उनके पास क्या क्या था, वो राजा को बहुत चीजें प्रोवाइड करते थे। क्या, वो गिफ्ट लाते थे राजा के लिए। ठीक है, बहुत सारे लैंड्स के, ठीक है, बी प्रेजेंट एट द कोर्ट, और कोर्ट में हाजिरी लगाते थे और अपनी मिलिट्री सपोर्ट देते थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये सामंत राजाओं के लिए थे। और क्यों थे, क्योंकि राजाओं के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते थे, है ना, कोर्ट में अपनी हाजिरी देते थे, और मिलिट्री, जो कि एक राजा के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, उसको प्रोवाइड कराते थे। इसलिए इस टाइम सामंत बहुत ज्यादा पावरफुल और वेल्थी हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को ना बहुत सारी उपाधियां भी दे दी थी। कौन कौन सी थी, महासामंत, महामंडलेश्वर एंड सो ऑन। Sometimes they asserted their independence from their overlord। अब क्या होता था, इनको पता चल गया कि जो राजा है वो अब धीरे धीरे वीक हो रहा है, तो ये सामंत अपने आप को राजा से भी ज्यादा हाई पोजीशन पे रख लेते थे कि अब राजा कोई राजा नहीं है, हम ही राजा हैं। ये अपने राजा को जब भी किसी वार में, किसी चीज में डिस्प्लेस कर देते थे और खुद ही राजा बन जाते थे। तो यहाँ देखा सामंत कितने ज्यादा पावरफुल, कितने ज्यादा वेल्थी हो गए कि उन्होंने महासामंत, महामंडलेश्वर की बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल कर ली, है ना। वो राजा के लिए एज अ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए, क्योंकि वो गिफ्ट ला रहे हैं, वो राजा की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमने सामंत के बारे में ये चीज देखी। अब देखिए, ऑन सच इंटेंस दैट वाज राष्ट्रकूट इन द डेक्कन। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ डेक्कन में राष्ट्रकूट राजा है। अब राष्ट्रकूट राजाओं में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा होते हैं। ठीक है, पहले ये राजा नहीं थे, बट बाद में राजा होते हैं। दे वर सब ऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक में जो चालुक्य रह रहे थे, वहां पे दंती दुर्ग का एक राष्ट्रकूट चीफ होता है। ठीक है, पहले ये राजा नहीं है, दंती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट चीफ होता है। उसको पता चल जाता है कि जो उसका राजा है बहुत वीक हो चुका है, और वो क्या करता है, राजा को उसके पद से हटा देता है और खुद ही एक हिरण्यगर्भ का यज्ञ करके, है ना, एक रिचुअल परफॉर्म करके अपने आप को राजा बना देता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि यहाँ पे राष्ट्रकूट, ये जो राजा है, पहले ये राजा नहीं थे। इनमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है दंती दुर्ग। इसने क्या किया भाई, इसने वहां के चालुक्य राजा को परास्त कर दिया। ठीक है, वहां के चालुक्य राजा को परास्त कर दिया और वहां का राजा बन बैठा, करके एक रिचुअल कौन सा रिचुअल उसने किया,
हिरण्यगर्भ का उसने यज्ञ किया और वो राजा बन गया। When this ritual was performed with the help of ब्राह्मण्स, कि जो ब्राह्मण है उन्होंने हेल्प की उसकी, it was thought to lead to rebirth of the sacrifice as a क्षत्रिय even if he was not one by birth, कि वो कोई राजा नहीं था, वो कोई क्षत्रिय नहीं था बर्थ से, पर जैसे उसने हिरण्यगर्भ का जो रिचुअल है वो परफॉर्म किया, यज्ञ किया, तो वो क्या बन गया, दंती दुर्ग वहां का राजा बन गया, वहां का क्षत्रिय बन गया और नाम है दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट राजाओं में अगर किसी का नाम आता है तो वो पहला है दंती दुर्ग। देखा कि ये सामंत थे, ये राजाओं के सामंत थे, इन्होंने राजाओं की जगह देखी कि क्या राजा बहुत पावरफुल है, इन्होंने देखा राजा के पास कुछ तो है ही नहीं, अब उन्होंने अपने राज्य को रिप्लेस किया और वहां के राजा बन गए। तो डेक्कन में राष्ट्रकूट राजा थे, क्यों थे, दंती दुर्ग की वजह से थे। In other cases, men from enterprising families use their military skills to crave out kingdoms। अब क्या होने लग गया कि अब दूसरी जाति में भी ये लोग अगर पैदा हो रहे हैं, पर ये सोचते हैं कि हम ब्राह्मण होके भी ब्राह्मण जैसी फील नहीं आ रही है हमारे अंदर, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय बनना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम हथियारों का यूज करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से राजा हुए जिनमें एक कदम मयूर शर्मण और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ऐसे ब्राह्मण थे कि इन्होंने अपने जो ट्रेडिशन प्रोफेशन था उसको छोड़ के ये क्षत्रिय बन गए। ठीक है, और कहाँ के क्षत्रिय बने, कर्नाटक के, राजस्थान के। तो आपने देखा कि धीरे धीरे जो और कास्ट के लोग भी थे उनको भी क्षत्रिय की जो कास्ट थी वो अट्रैक्ट करने लग गई। उनमें कदम मयूर शर्मण और गुजरात के प्रतिहार में हरिश्चंद्र जो कर्नाटक में राज्य किया, उन्होंने भी ब्राह्मण थे पर उन्होंने भी रिचुअल परफॉर्म किया हिरण्यगर्भ का या कोई और रिचुअल किया और वो क्षत्रिय बन गए। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, अब किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे है। सो मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, सो ऑन। अब इन राजाओं ने क्या किया भाई, अपने आप को महान दिखाने के लिए इन राजाओं ने अपनी अपनी महानता दिखाने के लिए अपने आप को भी नए नए टाइटल्स देने स्टार्ट कर दिए। जैसे एक राजा अपने आप को कह रहा है कि मैं राजाओं का राजा हूं, मैं महाराजाधिराज हूं, ठीक है, फिर वो कह रहा है कि मैं त्रिभुवन चक्रवर्ती हूं, मतलब तीनों भवनों का मैं क्या हूं, चक्रवर्ती राजा हूं, कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। However, in spite of such claims, they often shared power with their samant as well as his associations of peasant, trader and brahmans। राजा अकेला कभी कुछ नहीं कर पाया, वो सबसे ज्यादा अपनी पावर को शेयर करता था सामंतों के साथ क्यों, क्योंकि सामंत उनको क्या दे रहे थे, मिलिट्री प्रोवाइड करा रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिट्री ट्रूप्स, क्योंकि ये अपने साथ अब आर्मी रखना स्टार्ट कर दिया सामंतों ने। दूसरी बात है राजा को एक गिफ्ट देते थे, अब गिफ्ट में तो बहुत बड़े हीरे जवाहरात हो सकते थे, ये कोर्ट में अपनी प्रेजेंट भी देते थे, ठीक है, कोर्ट में प्रेजेंट रह के राजा को सलाह भी दे देते थे। अब राजा उसी प्रकार अपनी जो पावर है उसको शेयर करते थे पीजेंट से। अब आप कहोगे मैम किसानों के साथ कैसे वो प्रेजेंट, कैसे अपनी पावर को शेयर करते थे, ट्रेडर्स से क्या मतलब है, ब्राह्मण से क्या मतलब है। तो जो पीजेंट है वो राजा की सेना को खाना खिलाने का काम करते थे, उनको खाना भेजते थे, ठीक है, टैक्स भरते थे, जिससे राजा की आर्मी पैलेस चलता था। ट्रेडर्स है, व्यापारी है, जगह जगह जाएंगे, नया नया व्यापार स्टेबलाइज करना है उनको उनके राज्य में, तो वो भी टैक्स देते थे। ब्राह्मण से ब्राह्मण उनको नीतियों पे ज्ञान देंगे, उनको क्या करना है वो बताएंगे। दूसरी बात, उनके लिए बड़े बड़े रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रेजेस लिखेंगे, प्रशस्ति लिखेंगे। तो ये सभी राजा के साथ राजा की पावर को शेयर करते थे और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें सामंत हो जाते थे, क्योंकि सामंत की तो राजा हाथों की कठपुतली हो जाता था। भाई मिलिट्री ट्रूप ना भेजे राजा क्या कर लेगा, हार जाएगा, गिफ्ट ना भेजे राजा की शान में कौन हुंकारे लगाएगा। तो ये सारे काम सामंत करते थे। आई होप आपको सामंतों का जो रोल है वो समझ में आ गया होगा। In each of these states, resources were obtained from the producer, that is peasant, cattle capper, artisan, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. अब देखो मैंने कहा ना, जैसे हमारे आज सरकार चल रही है तो सरकार को हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर राजा को अपना राज्य चलाना है तो उसको भी टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम तो ये बहुत तरह तरह के टैक्स चलाए जा रहे थे। अब पीजेंट्स को और कैटल कैपर्स को
और जो क्राफ्ट पर्सन थे उनको भाई संसाधन इकट्ठा वो करते थे। अब वो साधन जो इकट्ठा कर रहे हैं उसके बिहाफ पे सरकार को या राजा को अपना प्रोड्यूस भी दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी वो रेंट दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं, और जो व्यापारी हैं वो भी क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने में राज्य के मदद कर रहे हैं, और उनसे भी क्या लिया जा रहा है, रेंट लिया जा रहा है एज अ टैक्स, ठीक है। The inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms of different kind of taxes. अब इसमें बताया जा रहा है चोलाज जो तमिलनाडु में रूल कर रहे थे। देखो आप बार बार ना मैप की तरफ मूव कीजिए, यहाँ चोल ये तमिलनाडु है, और यहाँ पे बताया कि जो चोल राजा हैं उन्होंने 400 से भी ज्यादा टैक्सेस को इंक्लूड कर रखा था। जिन टैक्सेस में कौन कौन से कर थे, एक वेटी ऐसा था कि जबरन फोर्स है, फोर्स लेबर है, कि अगर आपको कुछ भी हो आपको एक दिन, महीने में एक दिन राजा के पास जाके काम जरूर करना पड़ेगा। 6th क्लास याद आया, वेटी वो वाला एक टैक्स है चोलाज में तमिलनाडु में जो लगा रखा था कि भाई आपको एक दिन, आप लेबर हो तो एक दिन आपको राजा के लिए काम करना पड़ेगा बिना पैसों के, ठीक है। दूसरा था कड़माई और लैंड रेवेन्यू की, और दूसरा था एक और टैक्स था जो था कड़माई या लैंड रेवेन्यू, कि अगर आपके पास लैंड है, खेती कर रहे हो, तो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, ये देखो घर पे रूफ डालने के लिए भी टैक्स था, और अगर आप पाम ट्री पे चढ़ रहे हो तब भी आपको लैडर का, सीढ़ी का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो अपने बेटे को भी ट्रांसफर कर रहे हो तब भी आपको एक टैक्स देना ही पड़ेगा। तो तरह तरह के टैक्स लग रहे थे उस टाइम। तो तमिलनाडु में कौन राज्य कर रहे थे, चोलाज राज्य कर रहे थे। 400 से भी ज्यादा डिफरेंट काइंड के टैक्सेस लगा रखे थे। वेटी वो वाला एक टैक्स था जो फोर्स लेबर पे दिया जाता कि आपको एक दिन राज्य के लिए काम करना पड़ेगा। दूसरा कड़माई था जो लैंड रेवेन्यू था, ओके। आपको थैचिंग हाउस के लिए टैक्स देना पड़ेगा, आपको लैडर के लिए हाउस देना पड़ेगा, आपको सेस ऑफ सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। These resources were used to finance the king's establishment. हमने देखा था सिविक्स में कि जो ये सरकार है उनको जो टैक्स मिलता है फिर वो टैक्स से क्या क्या काम करती है। ऐसे ही जब राजा को ये सब रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ये सब टैक्सेस मिल रहे हैं, तो राजा भी तो कहीं उसको खर्च करेगा। कहाँ खर्च करेगा? अपना पैलेस बनाने में, टेम्पल्स बनाने में, फोर्ट्स बनाने में, और यहाँ तक कि उसको वॉर में भी यूज करेगा, अपनी आर्मी को सस्टेन रखने के लिए भी केयर करेगा, ठीक है। सो दीज टर्न expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder, access to land as well as trade routes, कि हर तरीके से राजा रिसोर्सेज को कलेक्ट करके अपना पैलेस बनाने में, टेम्पल बनाने में, फोर्ट बनाने में, अपनी आर्मी को स्टैब्लिश करने में, आर्मी के लोगों को खाना खिलाने में, सब चीज में वो इस चीज को खर्च करता है। The functionary for collecting revenue were generally required from individual family. अब बारी आती है कि जो ये रेवेन्यू है इसको कलेक्ट कौन कर रहा है, तो इसमें चलती थी हेरिडिटी। मतलब राजा या तो अपने बेटे को, बेटे के बेटे को, अपने भाई को, ठीक है, या अपनी वाइफ है, वाइफ के भाई को, ऐसे क्लोज रिलेशन में जो फैमिली है उनको ही बोलता था कि आप रेवेन्यू कलेक्टर बन जाइए। सो generally recruiting from influential families and position were often hereditary. This was true about the army as well, कि आर्मी में किसी को अगर सेनापति बनाना है तो सेनापति कोई क्लोज ही होगा, कोई रिलेटिव ही होगा। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। आपने देख लिया कि रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट किए, कौन कौन से टैक्स लगे, और उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट हो रही है उसमें भी राजा अपनी क्लोज रिलेटिव्स को वहां पे लगा रहा है, ठीक है। हेरिडिटरी चल रही है। परसिस्टी के बारे में आपने पढ़ा था कि किसी की प्रेज लिखना। अब कौन होगा प्रेज के लिए, तो राजा की ही प्रसिद्धि लिखी जाएगी। एंड लैंड ग्रांट, जो ये भूमि अनुदान दिए जा रहे हैं ब्राह्मणों को, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो परसिस्टी कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। अब देखो परसिस्टी में कोई ये तो नहीं लिखवाएगा राजा कि मैं इस फलाने राजा से हार गया, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मैं कमजोर हूं, नहीं। परसिस्टी में राजा बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें लिखवाएगा कि मैं तो एक शूरवीर योद्धा हूं, as a valiant and victorious warrior, for example. These were composed by learned Brahmins who occasionally help in administration. इन प्रशस्ति को लिखता कौन था? ब्राह्मण्स लिखते थे, और वो राजा की बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल उनकी प्रेज लिखते थे।
और क्यों ब्राह्मण्स हेल्प करते थे राजाओं को उनका राज्य चलाने में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में मदद करते थे। अब देखो ये क्या प्रशस्ति लिखा हुआ है, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति, यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। लास्ट ईयर हमने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पढ़ी थी। सो वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब टू एक्सप्लोर ऑफ नागभट्टा प्रतिकारक किंग एज फॉलो। अब हम एक नागभट्ट जो प्रतिहार नरेश था उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। द किंग ऑफ आंध्रा सैंधव एंड कलिंग के राजा, ठीक है, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, कि ये कहा जा रहा है कि जब वो एक राजा थे, इस प्रतिहार किंग के बारे में लिखा जा रहा है कि जब वो एज अ प्रिंस थे, राजकुमार थे, जो आंध्रा सैंधव विदर्भ और कलिंगा के जो राजा हैं वो उनके सामने आते ही ध्वस्त हो जाते थे। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति लिखी जाती है, आपको इसमें ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, ठीक है। अब प्रशस्ति क्या है ये, तो ये ऐसे ना कॉपर प्लेट्स होती हैं, इस पे ये देखो राशि मोहर लगी हुई है, इसका मतलब ये किसी राजा के बारे में लिखा हुआ है। ये आधी तमिल में लिखी जाती है, आधी संस्कृत में लिखी जाती है। सो दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड by a ruler in the 9th century, written partially in Sanskrit and partially in Tamil. The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate this is an authentic document. तो ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी जमीन किस ब्राह्मण को दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे है किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। अब राजा के बारे में ब्राह्मण्स इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं तो कुछ उसको भी तो मिलेगा ना, तो उसको भूमि मिलती थी, उसको लैंड मिलता था। एज हम अगर जैसे दान करते हैं ना, चावल का, चीनी का, खाने का, पीने का, ऐसे उस टाइम ब्राह्मण्स को जमीनें दी जाती थी, लैंड दिया जाता था उनको, ठीक है। सो दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, भाई इनका रिकॉर्ड भी रखना होता था, तो ये रिकॉर्ड होते थे कॉपर प्लेट्स के, इन पे राजा की मोहर भी लगी होती थी, कौन सी जो ग्रांट है या कौन सा जो लैंड है किस ब्राह्मण को दिया गया है। That was given with the land। अब ये देखो ये सब है, आप पढ़ लीजिएगा। Unusual of the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। अब बारी आती है 12वीं शताब्दी की, 12th सेंचुरी की। सो 12th सेंचुरी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था कल्हण। क्या नाम था बेटा जिनका? कल्हण नाम था। और उन्होंने कश्मीर के जितने भी राजा हुए उन सब की हिस्ट्री को लिखा था। इवन दो उन्होंने इसके लिए बहुत से सोर्सेज का यूज किया, बहुत सी इंस्क्रिप्शंस को रीड किया, डॉक्यूमेंट्स को रीडिंग की, उसने आई विटनेस का भी काउंट लिखा और उसने सब कुछ हिस्ट्री लिखी कश्मीर के राजाओं के बारे में कि अब से अब तक 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर पे किन किन राजाओं ने राज्य किया, वो राजा कैसे थे, उसने सब कुछ लिखा, ठीक है। और यहां तक कि उसने उसमें जो राजा के ऐसे काम थे जो बताए भी नहीं गए थे, मतलब ये कह कि अब तक तो हम सिर्फ प्रेज सुन रहे थे, पर यहाँ पे उसने राजा की कोई पॉलिसी है उसको भी क्रिटिसाइज किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक राजा के बारे में इतना कुछ लिखना। तो एक कल्हण आप कह सकते हैं, कल्हण कवि है और उन्होंने, कल्हण एक राइटर है और उन्होंने संस्कृत में कश्मीर के जितने भी राजा हुए उनके बारे में लिखा। याद रहेगा 12th सेंचुरी कल्हण कश्मीर के सभी राजाओं के बारे में लिखा था। किस किस की हेल्प लेके? सोर्सेज की, इंस्क्रिप्शंस की, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट और अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। वेलफेयर फॉर वेल्थ। अब क्या बात आ जाती है कि भाई जो ये धन है उसका युद्ध के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो धन है उसका युद्ध के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टी वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। हमने पीछे देखा कि इनका अपना एक जगह है रहने की, ऐसा नहीं है कि ये हूच मूच बचा के रह रहे हैं। चौहान यहाँ ऊपर नॉर्थ में रह रहे हैं, गंगा घाटी के आसपास रह रहे हैं, यहाँ पे नीचे डेक्कन में राजकोट राजा रह रहे हैं, यहाँ पे देखो पाल राजा है, यहाँ पे चोलाज है। तो इनका स्पेसिफिक एक रीजन है, ये वहीं पे रह रहे हैं। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। है इनका ये जगह कि वो रह रहा है डेक्कन में, पर उसको चाहिए गंगा घाटी का वैली का जो जगह है कन्नौज, वो चाहिए। तो ये 3 तरह के राजा हुए, 3 राजा हुए। कौन कौन से? एक हो जाता है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, पाल, और भाई तीसरा है ये गुजरात प्रतिहार, प्रतिहार राजा, प्रतिहार, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, ये 3 राजा है जिन, ये तीनों राजा चाहते हैं कि वो कन्नौज पर अपना
अधिकार जमा ले या कन्नौज के राजा बन जाएं। इसलिए इन तीनों राजाओं में, इन तीनों वंशों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी और इसको कहा गया है ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं त्रिपक्षीय युद्ध। हमेशा त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहता है, तीन जो पक्ष हैं उनमें संघर्ष होता रहता है, जिसको हम बोल रहे हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स। अब देख लेते हैं किस पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। तो ये है हमारा कन्नौज। अब ये कन्नौज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यहाँ पीजेंट्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं। तो इस पे अब राष्ट्रकूट राजा भी, पाल राजा भी और प्रतिहार राजा भी, ये सभी चाह रहे हैं अपना राज्य जमाना। तो इन तीनों के बीच में हर बार कुछ ना कुछ युद्ध होते रहते थे, जिसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स कहा गया है। Rulers also try to demonstrate their power and resources by building large temple। जो आप साउथ में बड़े बड़े टेम्पल्स देख रहे हो ना, तो वो जो टेम्पल बनाने की प्रक्रिया थी वो आज तो चलो हमारे धार्मिक हो गए, पर उस टाइम तो ये राजा जितना पावरफुल होगा वो उतना अच्छा मंदिर बनवाएगा। तो ये उसकी पावर को, उसकी रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल विच वर सम टाइम एक्सट्रीमली रिच। उस टाइम के जो मंदिर थे उनमें तरह तरह का सोना, चांदी, जवाहरात, कीमती मूर्तियां होती थी। तो जब भी कोई राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता था ना, तो सबसे पहले वो उसके टेम्पल्स को लूटना चाहता था। तो उस टाइम जो टेम्पल्स थे सिर्फ खाली भगवान की पूजा करने के नहीं थे, वो वहां के इकोनॉमी का भी एक स्ट्रक्चर था, पावर का स्ट्रक्चर था और रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर था। तो दूसरे राजा जब भी किसी किंगडम पे अपना राज्य जमाना चाहते थे तो वो सबसे पहले वहां के टेम्पल्स को टारगेट करते थे। वन सच इन महमूद ऑफ गजनी, भाई इसके बारे में जरूर आप सर्च भी करिएगा, तो अफगानिस्तान का था महमूद, सुल्तान महमूद गजनी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी, गजनी का एक सुल्तान महमूद जिसका नाम है, उसने हमारे सब कॉन्टिनेंट पे 17 बार, बच्चा 17 बार उसने क्या किया है, आक्रमण किया है हमारे इंडिया पे। और बार बार उसने क्या लूटा, हमारे देश के मंदिरों को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोमनाथ, गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो महादेव जी को समर्पित है। वो वहां का सोने का घंटा भी उतार के ले गया। इतना क्रूर, हम उसको क्रूर ही कहेंगे। सो महमूद है गजनी का, जो अफगानिस्तान में है गजनी, ठीक है। अब वहां के एक राजा था जो कब से कब तक रहा, सुल्तान कहेंगे, जो 1000 से 1025 तक, उसने 17 बार हमारे जो रिलीजियस जगह हैं उन पे हमला किया और जितनी भी वेल्थ थी टेम्पल्स में उनको ले गया। और इतना सारा वो धन लेके गया है कि उसने गजनी में अपनी कैपिटल बनाई है बकायदा, कि सोचो कितना धन लेके गया होगा वो यहां से वहां तक, कि उसने अपनी कैपिटल बना ली वहां पे। Other kings who engaged in welfare includes the Chahamans, later known as Chauhans। अब चहामांस मतलब जो नॉर्थ में आपने चहामान देखा है, जो जिनका एरिया, उनको बाद में चौहान कहा जाने लग गया। Who ruled over the region around Delhi and अजमेर, और ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में ही रहते थे। बट ये भी जहां है वहां पे इनको रुकना ही नहीं है, इनको भाई उत्तर प्रदेश भी चाहिए, है ना, और इनको गुजरात भी चाहिए। तो ये हर टाइम अपनी जो सीमाएं हैं उनको फैलाने की कोशिश करते थे कि मैं इस राज्य को भी अपना बना लूं, इस राज्य को भी अपना बना लूं। तो ये सब चलता रहता था। तो आपने देखा चहामान जो कहाँ पे रीजन में रह रहे हैं, दिल्ली और अजमेर के आसपास रह रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड गंधवाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो राजा हैं वो इनको रोकते रहते थे, ठीक है, जो गढ़वाल हैं, सॉरी, उत्तर प्रदेश में जो गढ़वाल हैं, गढ़वाल, और गुजरात में कौन थे, चालुक्याज, ये इनको रोकते थे, पर इनको अपनी जो सीमाएं हैं वो बढ़ानी थी। चहामांस रूलर वॉज पृथ्वीराज तृतीय। अब बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज तृतीय, जो चहामान चौहान हुए, जो 1168 से लेकर 1192 तक रहे, और इनके 2 युद्ध हुए हैं। एक हुआ है 1191 में सुल्तान हुए से हैं, सुल्तान महमूद गोरी से, सुल्तान मोहम्मद गोरी, इनसे इनके 2 युद्ध हुए, एक 1191 में, एक 1192 में। तो 1192 में तो इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, डिफीट कर दिया। बट जब अगले साल युद्ध हुआ ना, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय है, चौहानी कहेंगे इसको, ये हार गया।
और कहा जाता है कि इनकी आंखें तक फोड़ दी थी मोहम्मद गौरी ने। तो बहुत ही क्रूर शासक हुए ये लोग भी। तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो कि चहामान राजा था, इन्होंने 1168 से 1192 तक राज्य किया और इनको डिफीट किया किसने? सुल्तान मोहम्मद गौरी ने। पहली बार तो इसको हरा दिया, पर जब दूसरी बार हुआ ना 1192 में, तो मोहम्मद गौरी ने इसको मार दिया, इस राज्य को मार दिया। अब क्लोजर लुक द चोलाज। अब चोलाज के बारे में पढ़ेंगे। चोलाज आपने देखा तमिलनाडु में थे। तो ये पता है क्या थे? पहले ये कोई राजा वाजा नहीं थे, ठीक है, आप ध्यान रखो, ये कोई राजा वाजा नहीं थे, ये भी एक तरीके से महंत थे, सामंत बोल सकते हो। तो इसमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी होता है जिसका नाम है विजाल्य, ठीक है, विजाल्य होता है। और वो क्या करता है? वो एंशंट चीफ होता है फैमिली का, और वो क्या करता है कि धीरे धीरे जो 9th सेंचुरी में ये वहां के राजा को, कांचीपुरम जो किंग्स हैं, पल्लवास किंग्स हैं कांचीपुरम के, उनको डिफीट कर देता है, उनको हरा देता है या किसी प्रकार उन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और ये विजयवाल्य चोल राजा है और वहां का ये राजा बन जाता है, ठीक है। आपने देखा, इतना ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। विजयवाल्य है वो पल्लवास को डिफीट कर देता है या कैसे ना कैसे उनको कैप्चर कर लेता है और वहां का चोलास का राजा बन जाता है 9th सेंचुरी में। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एंड टेम्पल ऑफ गोडेस। एक वो मंदिर बनाता है, एक शहर बनवाता है, मंदिर है वो किस देवी का है? निशुंभ सूदनी। निशुंभ सूदनी नाम रखिए, याद रखिएगा बेटा, निशुंभ सूदिनी, इस देवी का ये मंदिर बनवाता है और तंजावुर टेम्पल बनवाता है। पल्लवास को हराता है कौन? ये विजयवाल्य जो चोल राजा है, ठीक है। और ये वहां पे मंदिर बनवाता है निशुंभ सूदनी का और एक तंजावुर शहर का बिल्ड करवाता है। ये देखो चोलो ये पहले यहाँ उरेर तक और तंजावुर तक था और बाद में ये अपना यहाँ तक पूरा अपना फैला लेते हैं अपना पार्ट, ठीक है। हाँ, तो हमने देखा कि ऐसे चोलों ने अपना साम्राज्य बढ़ाया। अब भाई इसमें भी तो एक इंपॉर्टेंट राजा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट राजा थे राजराज वन बहुत ही पावरफुल चोल रूलर बना। ये 1985 में राजा बना था और इसने एक्सपेंड किया, अपना कंट्रोल किया बहुत सारे एरियाज में। जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हो ना, तो इन्होंने ही बहुत सारी सीमाओं तक अपने राज्य को बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद इनके पुत्र हुए जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम। आपने देखा राजराज प्रथम और इनके ही पुत्र हुए कौन? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पिताजी की पॉलिसी को कंटिन्यू किया, बट इन्होंने बार बार आक्रमण किया। कहां पे? राजेंद्र प्रथम ने गंगा वैली पे, श्रीलंका पे और जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है उनके ऊपर, मतलब इन्होंने इंडिया से बाहर भी इन्होंने क्या किया? आक्रमण करना स्टार्ट किया। और इन्होंने सबसे पहले एक नेवी का डेवलपमेंट भी किया। तो सबसे एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा राजा था चोलों में जिसने नेवी ट्रूप रखी? तो वो था राजेंद्र प्रथम, चोल राजा था, तमिलनाडु में इनका राज्य स्टैब्लिश था। तो आज हम इस वीडियो में यहां तक ही रखेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।